गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रिब स्केच के बारे में। रिब स्केच आपको आ जाता है, थोरेसिक आ जाता है या कोस्टल, तीनों का मीनिंग सेम होता है, राइट। रिब्स आ जाता है आपको, पीछे क्या बातें हो रही है, रिब स्केच आ जाता है, थोरेसिक केज आ जाता है या कोस्टल, तीनों का मीनिंग एक ही होता है। कोस्टल हो गया आपका, रिब्स हो गया या थोरेसिक हो गया या चेस्ट कैविटी हो गया, तीनों का मीनिंग एक ही होता है, तीनों का मीनिंग सेम होता है। केज मतलब यहाँ पर रेफर टू, केज का मीनिंग होता है एक पिंजरा टाइप का, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो एक इसमें ये पिंजरा बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम घर में तोता पालते हैं, देखो उसको पिंजरे में रखते हैं ना, ऐसे ही हमारा जो केज है वो एक पिंजरा है। केज का हिंदी मीनिंग होता है हमारा पिंजरा बनाना, एक फॉर्म बनाना। तो स्केलेटल हमारा चेस्ट के अंदर कौन कौन सी बोन आती है, इसके अंदर किस चीज़ को सपोर्ट करता है और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं आगे आज के लेक्चर में, ठीक है। रिब स्केच हो गया, स्टर्नम हो गया, हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा, और पार्टिकुलर इसका फंक्शन क्या होता है और कौन सी हमारी रिब स्केच से कौन सा हमारा वर्टिब्रल से अटैच होता है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट हमारा इसका है सपोर्ट द थोरेसिक कैविटी। इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी थोरेसिक कैविटी हमारे जैसे इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, वीडियो स्टार्ट है ना, हाँ, हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, और हमारी जो प्लूरल कैविटी है उसको आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करने में इसका बेसिक फंक्शन होता है। जैसे हम कहीं से गिर गए या चलते समय एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन से हमारे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, उसके बाद हमारा कार्डियक हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स, तो डायरेक्टली वो क्या ना करे, ऑर्गन को डैमेज ना करे, क्योंकि हमारे वाइटल ऑर्गन होता है, कार्डियक हो गया, हमारा लीवर हो गया, ये सब किस में आते हैं, वाइटल्स ऑर्गन में। यदि डायरेक्ट हमारे कार्डियक पर प्रेशर पड़ेगा तो हमको कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकते हैं, एक्सेसिव इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो क्या करता है, जैसे आपको कुछ भी चोट लग रही, डायरेक्ट हमारा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आप देख सकते हो इसके अंदर से, इसमें बाहर से आपको कुछ भी इंजुरीज हो रही है तो ये हार्ट को और हमारे कार्डियक को प्रोटेक्ट करने में इसका वर्क होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी बोन आती, कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट आता है हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा, चेस्ट की जो हमारी वर्टिब्रल है वो आ जाती है इसमें हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा। पीछे की तरफ आप देखेंगे, कल के लेक्चर में वर्टिब्रा के बारे में समझाया था मैंने, तो इसमें थोरेसिक हमारी वर्टिब्रा आ जाती। कितनी होती है पायल थोरेसिक वर्टिब्रा, कल बताया था ना, थोरेसिक कितनी होती है, हाँ, और सर्वाइकल उसको पूछ लूँगा, और ये हमारा लंबर कितनी होती है, कुछ भी याद नहीं है, लंबर होती है 5 हमारी, सर्वाइकल 7, ठीक है, थोरेसिक 12, और 2 होती है हमारी सैक्रम, एक सैक्रम, एक कॉकेक्स। सैक्रम के अंदर हमारे 5 फ्यूज होते हैं, कॉकेक्स के अंदर 4, ऐसा करके टोटल हो जाती है हमारी 33। वो कल के लेक्चर में बताया था, आज उसको ज़्यादा हम वो नहीं करेंगे डिस्क्राइब। तो हम देख लेते हैं इसका क्या देख रहे थे हम, फंक्शन, ठीक है, किससे, थोरेसिक वर्टिब्रा से, रिब स्केच से। रिब स्केच कितनी होती हैं, हाँ, 12 ऑफ इसका पेयर होता है, कितनी होती है, 12, एक साइड होती है 12 और दूसरी साइड 12, तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है हमारी है 24। 12 आपकी इस साइड की होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके पूरा ये 12 होंगी, और 12 आपकी इस साइड होगी, और ये पीछे की साइड जो अटैच होगी इसको हम क्या बोलेंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा। कुछ इसमें से अटैच होती है और 2 जो हमारी होती है वो, हाँ, 2 होती है वो हमारे कार्टिलेज से अटैच नहीं होती, वर्टिब्रल कॉलम से तो पीछे की तरफ आपकी अटैच रहेंगी, पर आगे की तरफ जो आपका चेस्ट का स्टर्नम है और कार्टिलेज है उसके साथ अटैच नहीं होती है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है अब यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इसका अनदर नेम ऑफ स्टर्नम है ब्रेस्ट बोन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्टर्नम, तो इसका है ब्रेस्ट बोन, या अनदर नेम ऑफ ब्रेस्ट बोन आता है हमारा स्टर्नम। तो स्टर्नम क्या होता है, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पोर्शन में इसको डिवाइड किया है। इसका हेड हो गया, बॉडी हो गया, और इसकी टेल हो गई, ठीक है। हेड जो आपको ऊपर का पोर्शन दिख रहा है, वाइट पोर्शन फैला हुआ, ये आ जाता है इसके हेड में। उसके बाद जो लॉन्ग पोर्शन दिख रहा है ये आ जाता है हमारा बॉडी में। उसके नीचे आपको नीचे से एक पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी नुकीली, ये आ जाती है हमारी जिफोइड प्रोसेस। जिफोइड प्रोसेस में आ जाता है
और कभी जैसे हमको CPR देना होता है तो ज़्यादा प्रेशर से यदि हम CPR देते हैं तो ज़्यादातर इंजरी होती है, ब्रेकडाउन हो जाता है, वो हमारी किस में होता है, जिफाइड प्रोसेस में। और जिफाइड प्रोसेस जो रहती है हमारी, इसका शेप की बात की जाए तो कैसा, इसका तलवार के जैसा शेप होता है। तलवार की नोक देखी होगी, एकदम पिन नुकीली होती है ना, तो ऐसे इसका तलवार के लाइक इसका शेप होता है, स्ट्रक्चर होती है। इतना बेसिक समझ आया। लेंथ इसकी होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी होती है, ये वाली जो बोन है हमारी रिब्स केज, ये हो गया उसका मैन्यूब्रियम, हेड ऑफ द रिब्स। उसके बाद जो मिडिल पोर्शन इसकी बॉडी है वो कौन सा, बॉडी ऑफ द स्टर्नम। और जो नीचे की आपके प्रोसेस दिख रही है, जिफाइड प्रोसेस। ठीक है, कभी भी जैसे हम प्रेशर कुछ लगता है तो जब वो ब्रेक डाउन होने का ज़्यादा चांस रहता है, वो किस में रहता है, जिफाइड प्रोसेस में। इतना आया समझ। अब जो इंटरकोस्टल डायरेक्टली जो हमारी रिब्स केज है, डायरेक्ट हमारी जो रिब्स की बोन है वो डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से अटैच नहीं होती है। उसको अटैच करने के पहले एक वहाँ पर क्या होता है, कार्टिलेज होता है। पहले कार्टिलेज होगा, कार्टिलेज ऐसा फॉर्म बनाएगा, ऐसा केज बनाएगा। उसके बाद वो किस में, हमारा बुक है आपके पास, देख सकते हैं उसमें जो रेड आपको येलो कलर का दिख रहा है वो क्या है, कार्टिलेज है। ठीक है, ऑरेंज या लाइट ऑरेंज समझ सकते हो आप उसको, ये वाली में लाइट स्काई ब्लू दिख रहा है तो वो क्या है, कार्टिलेज है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है, इससे जो अटैच होती है बाद में हमारी, ये क्या हो जाती है, बोन अटैच हो जाती है इनसे आकर के। तो हमारी T1 से लेकर के T12 तक की जो बोन होती है वो दो अटैच नहीं होती है, बाकी की होती है आपकी 10 बोन जो डायरेक्ट हमारी यहाँ से अटैच होती है और पीछे जा कर के क्या करती है, जैसे इसमें ये मार्किंग दिख रही है तो इस साइड का ये क्या है, कार्टिलेज है। और इसके इधर इधर का ये है रिब्स आपकी बोन है। इधर देखो सब, इधर से ये कार्टिलेज से अटैच हुई हमारी, T1 अटैच हुई, पीछे जाके ये हमारी स्पाइनल वर्टिब्रा T1 से अटैच होती है। फिर ऐसे ये इधर अटैच है कार्टिलेज से, पीछे जाके ये T2 की जो डिस्क है थोरेसिक, उससे अटैच हो जाती है। तो इस तरीके से कार्टिलेज से अटैच करती है। और इनकी यदि बात की जाए तो 1 से 8 तक की जो है वो कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। कौन से, 1 to 8। ये कितनी नंबर मैंने बताया आपको, 12। ये हमारी कितनी थोरेसिक होती है, हमारी 12 होती है। ठीक है, और रिब्स केज भी हमारी 12 होती है। तो हर एक से एक एक अटैच होती है, पर लास्ट की जो 2 हैं वो सिर्फ रिब्स से ही अटैच होती है, कोस्टल कैविटी से आपकी अटैच नहीं होती है। ये मिटा दूं। लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ पेयर होती है 12। कार्टिलेज जो होता है उसका नाम है कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ से ऐसे फ्यूज़ बने होते हैं। फ्यूज़ मतलब है पार्ट में डिवाइड होता है, अलग अलग नहीं रहता। इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है।
तो ये कब हमारा एट द एज ऑफ 25 में उसमें फ्यूज लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। आप इसमें भी देखोगे तो इसमें आपको लाइन मार्किंग दिख रही होगी। तो ये फ्यूज बनते हैं कब तक डेवलप हो जाते हैं, फुली डेवलप होते हैं हमारे 25 एज तक। बोन का जो हमारा डेवलपमेंट है मैंने कल बताया था कि आपका 21-22 की एज तक बोन का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या होता है, डिजनरेशन होने लगता है, उनका डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ज़्यादातर हम देखते हैं जो ओल्ड एज के पेशेंट रहते हैं हमारे घरों में, दादी नानी होती है, उनको ज़्यादातर बैक पेन होना शुरू हो जाता है। और जो हमारी स्पाइन कर्व है वो भी ऐसी स्ट्रेट नहीं होकर कर्व हो जाती है। तो वो डंडा लेके चलने लगते हैं या ऐसे झुक करके चलने लगते हैं। तो उसका मेन रीज़न यही होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम का। फिर इसका फंक्शन हमने देखा था, प्रोटेक्ट ऑर्गन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। चेस्ट कैविटी में हमारे जो भी ऑर्गन है सबको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, स्पेशली हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ट्रेकिया और इसोफेगस। ट्रेकिया का भी, इसोफेगस का भी, हार्ट का भी और लंग्स का भी। फिर अटैच मसल्स, इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स हैं वो अटैच होती है। तो फर्स्ट हमारा फॉर रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होता है, जो हमारी प्लूरल कैविटी में लंग्स में जो मसल्स होती हैं वो एक्सपांड करती हैं, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन होता है ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम से भी अटैच होती है। उसके बाद आता है पेक्टोरल ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल जो आपके चेस्ट कैविटी के इधर आपका एक ग्रिडल होता है पेक्टोरल में इनसाइड, उससे भी हमारी मसल्स अटैच होती हैं और जो एक्सपांड होने का और रिलैक्स होने का काम करती हैं। उसके बाद आता है अपर लिम्ब। अपर लिम्ब से भी आपका जो है चेस्ट कैविटी कहीं ना कहीं अटैच होती है। उसके बाद एक बोन और आती है इसमें हमारी स्कैपुला बोन। ठीक है, इसको हम बटरफ्लाई या हमारी ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इन फीमेल में। फीमेल में क्या करती है कि ब्यूटी का रोल करती है, ब्यूटी बोन हम इसको बोल सकते हैं। स्पेशली फीमेल में इसका रोल होता है, हमारी नेक के पास होती है। इधर फील करोगे तो ये दोनों साइड आपको फील होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई, ब्यूटी बोन या क्लेविकल बोन। जब भी हमारा रिब्स केज में फ्रैक्चर होता है या क्लेविकल में फ्रैक्चर होता है तो उसके लिए ऑपरेट करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि फिक्स बोन में रहती है। तो धीरे धीरे उसका कुछ मूवमेंट नहीं, ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यदि आपका 20-25-30 साल के आसपास एज तक हुआ है तो ऑटोमेटिक हो जाता है। नहीं तो आप चाहो तो ऑपरेट करा सकते हो, नहीं भी कराओ तो इतना कोई उससे अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। आप थोड़ा सा बुक के हिसाब से और समझ लेते हैं। इतना सबको समझ आया? कुछ पूछना है क्या? समझ आया? पीछे आकांक्षा और क्या क्या नाम, क्या समझ नहीं आया आपको? आया? क्या नहीं आया आपको? हाँ, ये क्लेविकल के बारे में मैंने बताया। क्लेविकल बोन में यदि फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हमको ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो धीरे धीरे करके बोन का फॉर्मेशन होता है और वो हील हो जाता है। मेल में भी फीमेल में भी आपको क्लेविकल बोन का ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम, और रिब्स का भी नहीं होता है। यदि ज़्यादा फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, तब आपको ऑपरेट करना, केवायर करना पड़ता है, नहीं तो आवश्यकता नहीं होती है। इधर आपको समझ आया? ज्योति, सुमन और एक हाँ जो भी है। उसके बाद फिर स्टर्नम का यदि देखा जाए तो एक ये फ्लैट बोन है। फर्स्ट लाइन इसका इंट्रोडक्शन है, फ्लैट बोन इन द मिडिल ऑफ द एंटीरियर चेस्ट। ये क्या होती है, हमारी मिडिल होती है। जैसे आपको एग्जाम में आ गया भाई स्टर्नम क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन दो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो फर्स्ट में आप लिखोगे इट इज़ ए फ्लैट बोन। कैसी बोन ये आती है? फ्लैट बोन के अंदर आती है। फ्लैट बोन कौन कौन सी होती है? लेक्चर नहीं देख रहे हो, ऑनलाइन लगता है कोई भी? इंट्रोडक्शन में ही बताया था, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। बोलो जल्दी, कौन कौन सी होती है, जल्दी बताओ। फ्लैट बोन में कौन सी बोन आती है, शॉर्ट बोन में कौन सी आती है और लॉन्ग बोन में कौन सी है? कौन सी बोन है सुमन, बताओ। आकांक्षा कौन सी बोन है? कुछ भी ध्यान नहीं तुम लोग का पढ़ाई में, लेक्चर भी नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो।
लॉन्ग बोन में हमारी आती हैं, जैसे कि हमारा हो गई रेडियस हो गई, अल्ना हो गई, फीमर हो गई। नहीं भी पता हो तो मन से भी बता सकते हैं, उसमें उतना वो नहीं था। लॉन्ग बोन में कौन सी? रेडियस, अल्ना, फीमर, ह्यूमरस। ठीक है, रेडियस अल्ना हमारे हैंड में होती है हमारी, ये वाली बोन। उसके बाद हमारी ह्यूमरस से हो जाती है। उसके बाद हमारी हो गई फीमर बोन जो कि हमारी थाई में होती है। उसके बाद टिबिया, फिबुला जो नी जॉइंट के नीचे की बोन होती है। इनका सेम में लॉन्ग है, ये सब किसके अंदर आ जाती है? लॉन्ग बोन के अंदर। उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट बोन, जैसे कि हमारी टार्सल बोन हो गई, मेटाटार्सल, हमारे दोनों हाथ के इधर जो होती है ये बोन किस में आती है? हमारी टार्सल। ये हाथ की जो आती है कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, इंटरफेलेंजेस, ये इसमें आ जाती। तो ये तो लॉन्ग के अंदर आती है उंगली की बोन, पर हमारे यहाँ की जो बोन है, ठीक है, ये जो इधर की जो बोन आती है कार्पल, मेटाकार्पल, एक इसमें आती है शॉर्ट बोन के अंदर। उसके बाद ये जो हमारी रेडियस अल्ना है ये आती लॉन्ग बोन में। उसके बाद ह्यूमरस, ये भी लॉन्ग बोन में। ये आ जाती हमारी फीमर बोन, टिबिया, फिबुला, ये भी लॉन्ग बोन के अंदर। फिर उसके बाद आती है हमारी फ्लैट बोन। फ्लैट बोन मतलब नाम से ही क्लियर है, जिसका साइज में जो फ्लैट हो ना, चपटी बोन हो, तो वो किस में आती है? जैसे हमारा स्कल्प की बोन हो गई, स्टर्नम की बोन हो गई, पीछे की हमारी एक क्लेविक स्कैपुला बोन हो गई, ये सब किस में आ जाती है? हमारी फ्लैट बोन में। उसके बाद आती है हमारी शॉर्ट मैंने बता ही दिया है। शॉर्ट बोन में कौन कौन सी आती है? हमारी वर्टिब्रल डिस्क की भी हमारी। उसके बाद इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर मतलब जो कि शेप में रेगुलर नहीं है, एक जैसा, जिनका शेप नहीं है। जैसे कि आपकी वर्टिब्रल बोन, जिसमें आप C7 देखोगे, थोड़ी साइज में छोटी है, फिर किसी की ये नुकीली ज़्यादा है, कोई कम है, उनकी डिस्क अलग अलग होती है। तो जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन आती है 26 बोन, वो सब आती है हमारी इर्रेगुलर बोन में। मतलब इनका साइज जो है रेगुलर नहीं है, साइज इनका छोटा बड़ा एक्सचेंज थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये सब हमारी आ जाती है इर्रेगुलर बोन में। अभी याद रहेगा। फ्लैट बोन में कौन सी आ रही है हमारी? बताओ एक बार। स्टर्नम, स्कैपुला और स्कल की बोन। पैराइटल हो गया हमारी, ऑसिपिटल हो गई, फ्रंटल, ये सब खोपड़ी की जो हमारी स्कल की बोन है। कुछ हद तक मतलब पूरी सर्कल में है, पर हम उसको फ्लैट के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें भी साइज अलग अलग होते हैं। यहाँ से सूचर के पास से इसको हम निकालेंगे तो हमारी फ्लैट बोन के अंदर ही आती है। उसके बाद फिर शॉर्ट बोन में कौन सी है? अभी तो बताया, 2 मिनट भी नहीं हुआ है। कार्पल, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो आपकी फैलेंजिस नहीं आएगी, कार्पल इधर होती है। उसके बाद मेटाकार्पल सेकंड वाली है ना, कार्पल मेटाकार्पल जो आपका मिस्ट में थंब में होती है। पैर में सेम जो ही होती है, आपके पैर के फुट के पंजे में, वो वाली आती है टार्सल, मेटाटार्सल। हाथ की को बोलते हैं कार्पल, मेटाकार्पल। पैर में जो बोन होती है, इधर ही रखा था वो, किधर? ये इस उंगली को छोड़ करके, ये इनको छोड़ के, इधर जो आपको डिस्क लाइक दिख रही है, चपटी आपको स्ट्रक्चर दिख रही है डिस्क लाइक, ये आ जाती है ऊपर वाली आपकी टार्सल, नीचे वाली मेटाटार्सल। ठीक है, ये आती है शॉर्ट बोन में। तो फर्स्ट तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन की। इट इज़ ए फ्लैट बोन, एक फ्लैट बोन है इन द मिडिल ऑफ द एंटीरियर चेस्ट। ये लोकेशन कहाँ है इसकी? मिडिल ऑफ द एंटीरियर चेस्ट। एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और मिडिल में लोकेशन है, तो मिडिल में हमने इसका नाम दिया। फिर इसके पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, किसमें कितने हमारे 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा? हमारा मैन्यूब्रियम। मैन्यूब्रियम किसको बोला हमने? जो कि बाइडेस पार्ट है, हेड पार्ट है उसका, हैंडल लाइक एक पार्ट है ऊपर का, इसको हमने क्या नाम दिया? मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम। हेड है एक हमारा, हैंडल लाइक का है, और बाइट पार्ट है, ये क्या आता है हमारा? मैन्यूब्रियम। उसके बाद जो इसका मिडिल पार्ट है, इसको हमने नाम दिया बॉडी ऑफ द स्टर्नम। उसके बाद फिर आपको नुकीला तलवार के जैसा दिखेगा, नोक जैसा, इसको हमने नाम दिया जिफॉइड प्रोसेस। क्या है? जिफॉइड प्रोसेस। तो ऐसा करके इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। द मैन्यूब्रियम इज द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। इट इज आर्टिकुलेट विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। मैन्यूब्रियम जो होता है सुपीरियर पोर्शन होता है हमारे स्टर्नम का,
और ये आर्टिकुलेट करता है टोटल हमारी बॉडी ऑफ मैन्यूब्रोस्टेनम जॉइंट को, ठीक है। ब्रॉड होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है, ट्रेंगुलर आप देख रहे होंगे, ब्रॉड होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है, और एक हैंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। आर्टिकुलेट विथ क्लेविकल कॉलर बोन, इसको दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, ठीक है। और हमारी क्लेविकल बोन, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि अनदर नेम ऑफ द क्लेविकल बोन, MCQ क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आप कॉलर बोन बोल सकते हो, ब्यूटी बोन बोल सकते हो, ठीक है। आर्टिकुलेट विथ कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब, फर्स्ट जो हमारी रिब्स है उसको जो हमारा कार्टिलेज है उसको भी आर्टिकुलेट करती है, उसको भी ज्वाइंट करने का इसका काम होता है, किसको, फर्स्ट और सेकेंड रिब्स को। ये देखो इसमें स्टर्नम का हमारा हेड है, इसके अंदर आपको फर्स्ट बोन दिखेगी, क्लेविकल दिखेगी, और सेकेंड हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा, यहाँ पर आपको थोरेसिक कैविटी की जो रिब्स केज है वो आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, फर्स्ट और सेकेंड को ज्वाइंट करने का काम करती है। फिर आर्टिकुलेट विद द कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब के जो पेयर है उनको भी कार्टिलेज को भी ज्वाइंट करने का काम करती है। फिर थोरेसिक केस के बारे में देख लेते हैं। द एक्सटर्नल एंगल formed by the articulation is the manubrium with the body of sternum can be recognized by the presence of transverse rise on the anterior aspect of sternum. The transverse ridge lies at the level of second costal cartilage, the point from which costal cartilage and ribs are connected to the sternum angle opposite the intervertebral disc between 4th and 5th. Okay. इसमें क्या होता है, हमारी फर्स्ट का, सेकंड का और क्लेविकल का जॉइंट होता है, कार्टिलेज का जॉइंट होता है इसके हेड में, और पीछे हमारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से वर्टिब्रल की जो डिस्क है उससे जा कर के हमारी रिब्स के जो है जॉइंट हो जाती है पीछे तक, ठीक है। और उसके बाद फिर इसकी आ जाती है बॉडी। अब बॉडी के बारे में देख लेते हैं हम। द स्टर्नम बॉडी इज टंग शेप, ये कैसी एक टंग शेप होता है, टंग हमारे जीभ के लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। अटैच टू द मैन्यूब्रियम, मैन्यूब्रियम से अटैच होता है ये। उसके बाद आता है अटैच टू द कोस्टल कार्टिलेज 2 to 7। कोस्टल जो कार्टिलेज है हमारा कहाँ से, फर्स्ट तो हो गया, ऑलमोस्ट सेकंड भी रहता है इसमें, या थर्ड से हमारा 7 तक इसमें अटैच होते हैं, किसमें, इसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बुक्स में भी है आपका, इधर से लेकर के इसकी बॉडी में सेकंड से शुरू हो जाता है ताकि 7 तक का कार्टिलेज इसमें हमारा अटैच होता है। फिर नेक्स्ट हमारा जिफॉइड प्रोसेस is the smallest part of the sternum attached to the sternal body at the jiphisternal joint attached to the diaphragm and rectus abdominal muscles। ये क्या होता है, हमारे डायफ्राम से भी अटैच होता है और हमारी रेक्टो एब्डोमिनस जो मसल्स है उससे भी अटैच होता है। तो मैंने बताया था कई बार ज़्यादा इस पर प्रेशर लगता है या हम ये दे रहे होते हैं CPR, तो जो इंजरी होती है, जो ज़्यादातर क्रश हो जाता है, तो उस समय हमारा ये जिफॉइड प्रोसेस हो जाती है और हमारे इंटरनल ऑर्गन को बाद में डैमेज करती है, उसको इंजरी करती है। इतना समझ आया स्टर्नम के बारे में। अब हम रिब्स के बारे में देखते हैं। तो लेंथ मैंने इसका बताया 15 सेंटीमीटर है, रिब्स हमारी कितनी हो जाती हैं, 12 का 12 का पेयर है, तो टोटल होती है कितनी, 24। उसके बाद जो हमारी 1 to 8 होती है वो कौन सी आ जाती है, हमारी ट्रू रिब्स। फिर हमारी 8 to 12 कौन सी होती है पायल, फिर थोरेसिक 12
कितनी 12 भी होती है ना, तो जो 1 से 8 तक है वो ट्रू रिब्स के अंदर आ जाती है। ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे स्टर्नम से और क्या हो रहा है, कितना हमारे फर्स्ट से लेकर जो 8 तक की है ट्रू रिब्स हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो हमारे स्टर्नम से, स्टर्नम की बॉडी से और उसके हेड से डायरेक्ट जो कार्टिलेज है उसके साथ अटैच करने का काम करती है। कौन किसके साथ? हमारी रिब्स है और जो कार्टिलेज है, और हमारा कौन सा हेड ऑफ द स्टर्नम है और बॉडी ऑफ स्टर्नम उसके साथ है, डायरेक्ट कार्टिलेज के साथ कनेक्ट करती है। इसके लिए हमने इसको क्या नाम दिया? ट्रू रिब्स। आ रहे समझ? ज्योति समझ आ रहा है क्या होता है ट्रू रिब्स? नींद में हो क्या? हाँ, क्या होता है बताओ जल्दी। अभी अभी जस्ट बोला है 15 सेकंड पहले, और तुमने बोला समझ आ रहा है। क्या समझ आया बताओ जल्दी। इधर तो 1 से 7 ही है, उधर आपने 1 to 8 लिखा है। कौन सा? 1 to 7 है ये ऊपर का पहला 1 to 7 है ना, तो आपने 1 to 8 लिखा है। नहीं, ठीक है वो 8 भी चलता है। इधर तो 7 लिखा है, 1 to 7 और 8 to 12। 1 to 8 किधर दिखाओ, पेज नंबर कौन सा है? 113। ठीक है, अभी कुछ बुक में चेंजेस दिया है, मैं ये ऑनलाइन पीपीटी से देखा है, उसमें 8 है। 7 भी कर सकते हो, बुक्स के अकॉर्डिंग रहता है, 7 कर लो। सी सर्वाइकल इसको हम 7 ले सकते हैं। तो 1 to 7 जो है वो ट्रू रिब्स आती है, और 8 to 12 में वो फॉल्स रिब्स आती है। उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट जो 12 दो जो बचती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोटिंग रिब्स। अब इसको फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 2 रिब्स होती है वो हमारी वर्टिब्रल स्पाइन से, स्पाइनल कॉलम से तो अटैच होती है, पर हमारा जो स्टर्नम है उससे ना डायरेक्ट अटैच होती है ना इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से अटैच नहीं होती, जो कि फ्री मूव करती है। ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, ये 2 जो हमारी रिब्स हैं वो आगे की तरफ बिल्कुल भी अटैच नहीं है, फ्रीली मूव कर रही है एब्डोमिनल कैविटी में। स्ट्रक्चर डायग्राम में भी देखोगे, पेज नंबर 113 पे 2 रिब्स जो है आगे की तरफ हमारी चेस्ट कैविटी से अटैच नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रही है, फ्रीली फ्लोटिंग कर रही है, मतलब तैरना फ्लोटिंग का मीनिंग होता है। तो इसके लिए हमने उनको क्या नाम दिया? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग ही पढ़ेंगे ना, हाँ, फ्लोटिंग रिब्स उनका। अदर इनका हम देखें तो शॉक को एब्जॉर्ब करने में इनका फंक्शन होता है। दूसरा फंक्शन इनका मूवमेंट होता है, ड्यूरिंग ब्रीथिंग के टाइम में अपना मूवमेंट करती है। ऐसे अलग से कुछ मूवमेंट नहीं होता, पर हम देखते हैं जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा चेस्ट अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो इसका इसमें भी रोल होता है। फिर अफेक्ट वाइड एंड डेप्थ ऑफ द थोरेसिक कैविटी, चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। आपका वॉल्यूम भी जो आप कितनी बार 1 मिनट में ब्रीथ ले रहे हो, इनहेल और एक्सपेल कर रहे हो, वो भी इसमें भी इसका हमारी चेस्ट कैविटी का भी ब्रीथिंग में भी फंक्शन होता है। लंग्स का तो होता ही होता है, पर जो मसल्स अटैच होती है, क्योंकि इससे ही अटैच नहीं होगी तो फिर हम ब्रीथ कैसे कर पाएंगे। तो दोनों का भी हमारा चेस्ट कैविटी का भी और लंग्स का हमारा प्लूरल कैविटी का भी उसमें फंक्शन होता है। दूसरा हम रिब्स को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? कोस्टाई या कोस्टल, ठीक है। एक और लिख लो, COSTE लिख दूँ। कोस्टल रिब्स, थोरेसिक या चेस्ट या कोस्टाई, अनदर नेम ऑफ रिब्स का है यहाँ पर कोस्टाई। तो जो कैविटी है उसको ही हमने यहाँ ई हटाकर एल लगा के कोस्टल कैविटी हमने उसका नाम दे दिया है। रिब्स थोरेसिक कैविटी आ जाता है, रिब्स कैविटी आ जाता है, या आपका चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी या कोस्टल कैविटी, तीनों का मीनिंग सेम होता है।
8 से जो 12 तक की 4 रिप्स हैं उनको हमने फॉल्स रिप्स क्यों बोला है? आप बताओ। आठ से 12 नंबर की जो रिप्स हैं उनको फॉल्स रिप्स क्यों बोला है? बुक में नहीं देखना, इधर बताओ। कितनी देर से क्या सुन रहे हो? इसको पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, क्या है बोलो। बुक में देखने की क्या जरूरत है, इधर पढ़ा रहा हूँ, कहाँ ध्यान तुम्हारा? कौन सी रिप्स होती है? 8 से जो 12 तक की रिप्स है उनको फॉल्स रिप्स क्यों बोला है? आप बताओ। हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ। बोलो जल्दी। 8 से जो 12 नंबर तक की रिप्स है उनको फॉल्स रिप्स क्यों बोला है? हाँ, तुम बताओ। क्यों नहीं पता? क्या अभी से क्या बोल रहा हूँ, इतनी देर से क्या सुन रहे हो? 4 बार तो रिपीट किया होगा ना, किया है ना? 3 से 4 बार तो किया होगा। किधर ध्यान है तुम लोग का?
ठीक, फिर से ये टिपिकल रिप्स इज द लॉन्ग ट्विस्ट फ्लैट हैविंग ए राउंडेड स्मूथ सुपरफिशियल बॉर्डर is sharp thin inferior border. The inferior border overhang and form the costal groove which accommodate the intercostal vertebral and nerve. अभी जैसे आप रिप स्केच को देखोगे जैसे इस साइड से दिख रही है तो इसकी जो सुपीरियर होती है ऊपर की जो बॉडी होती है दोनों साइड की जो लेटरल होती है वो कैसी होती है, कर्व शेप में होती है और एज कंपेरिजन जो उसकी बीच की बॉडी होती है वो ज़्यादा थिन होती है और जो आइट साइड से दोनों साइड से होती है वो पतली बॉडी होती है उसकी। और आप लास्ट में आके देखोगे तो ऐसे यदि इस साइड से कर्व में देखोगे तो ये पूरा एक ऐसा कर्व शेप है, तो ऊपर की तरफ जो है और नीचे की तरफ से क्या होती है ऐसे में हॉरिजॉन्टल में थोड़ी सी पतली होती है और एक उसको बीच में ज़्यादा मोटी होती है, धीरे धीरे करके पतली होती जाती है, सिलेंड्रिकल होती है, सेमी सिलेंड्रिकल। और तब आप इस साइड से देखोगे इधर से अटैच है तो यहाँ से नॉर्मल अटैच हुई है और धीरे धीरे जा आकर के लास्ट में आ जाएंगे तो एकदम इधर से नुकीली हो जाएगी और पतली हो जाती है। एक फैन ऑन कर लो, गर्मी लग रही है। कितना मिनट हो गया है? ठीक है, 5 मिनट और फिर ख़त्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होती है। यहाँ पर हमारा स्टर्नम आ जाता है, समझने के लिए बना देता हूँ अभी। एक दो हमारी टर्मिनोलॉजी है। फर्स्ट हमारा कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, उसके बाद दूसरा हमारा है इंटरकोस्टल
स्पेस। कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है, क्या मीनिंग होगा इसका? कोस्टो को मैंने बताए थे आपको, कोस्ट या कोस्टो या हमारा कोस्टल जहाँ भी वर्ड आता है रिलेटेड टू हमारा रिब्स केज, ठीक है। तो कॉन्ड्राइटिस कोस्टो हो गया, मतलब रिब्स हमारा, कॉन्ड्राइटिस IT जहाँ पर भी लगा होता है इसका मीनिंग क्या होता है? IT आइटिस जहाँ पर भी ये लगा है इसका मीनिंग होता है स्वेलिंग और इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे सेल्यूलाइटिस तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेल्स, है ना। नेफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेफ्रॉन किडनी, तो जहाँ पर भी आइटिस वर्ड आता है उसका मीनिंग होता है स्वेलिंग। तो अब यहाँ पर 2 वर्ड आए हमारा, ये 2 से मिलकर के बना हुआ कोस्टो और कॉन्ड्राइटिस। तो कोस्टो का मीनिंग क्या हुआ और कॉन्ड्राइटिस का मीनिंग क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन ऑफ 1 और मोर कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। एक तो कोस्टल में, कोस्टल मतलब जो आपका रिब्स केज में, और कॉन्ड्राइटिस मतलब आपका जो कार्टिलेज है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, उस टर्म को हमने यहाँ पर क्या बोला है? कोस्टो कॉन्ड्राइटिस, ठीक है। आया समझिए? आपका जो कार्टिलेज है जो आपकी कोस्टल को रिब्स केज को अटैच कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन आना, स्वेलिंग होना, सूजन होना, उस कंडीशन को, उस टर्मिनोलॉजी हमने क्या नाम दिया? कोस्टो कॉन्ड्राइटिस। कोस्टो मतलब आपकी जो रिब्स केज है ये क्या हो गई आपकी? कोस्ट या कोस्टो, और इसके पहले एक कार्टिलेज है वो इसको अटैच करने का काम कर रहा है। इसको दूसरे कलर से बना देते हैं हम। तो ये कार्टिलेज हो गया यहाँ तक का, इतनी ये हो गई रिब्स। तो इसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, इंजुरी की वजह से इस पर इंजुरी हो रही है ना, तो इसकी वजह से जो स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है इस जगह पर कार्टिलेज में यहाँ पर, तो इसको हमने क्या नाम दिया? कोस्टो कॉन्ड्राइटिस। अभी क्लियर हुआ? कोस्टो कॉन्ड्राइटिस, कॉन्ड्राइटिस जहाँ पर भी आता है इसका मीनिंग होता है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन की वजह से। अब स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन क्या होगा? क्योंकि टिश्यू आपके वहाँ डैमेज हुए होंगे, टीयर हुए होंगे, वेयर हुए होंगे, उस कंडीशन में आपको वहाँ पर इन्फ्लेमेशन मिलेगा। जैसे हम गिर जाते हैं, हमारे को इंजुरी हो गई, लग जाती है, तो सेल्स और टिश्यू पे इंजुरी, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के सेल्स और टिश्यू डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से स्वेलिंग आती है। फिर उसके बाद आता है इंटरकोस्टल स्पेस। इंटर का ऐसे मीनिंग यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इंटर मतलब अंदर की तरफ, कोस्टल मतलब आपकी चेस्ट कैविटी, और जो स्पेस है उसको हमने बोला इंटरकोस्टल स्पेस, जो कि आपकी चेस्ट कैविटी के अंदर, रिब्स केज के अंदर जो स्पेस है उसको नाम दिया हमने प्लूरल कैविटी का इंटरकोस्टल स्पेस। बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में जो स्पेस है आपका उसको क्या बोला? ये हमारा चेस्ट का नहीं आएगा, वो प्लूरल स्पेस लगाया, सॉरी। इंटरकोस्टल मतलब 2 आपकी कोस्टल है, 2 रिब्स है, उनके बीच जो स्पेस है, जैसे कि ये हमारा 2 और 3 हो गई, इसके बीच जो लाइनिंग है, जो स्पेस दिख रही है, ये हो गया हमारा इंटरकोस्टल स्पेस। समझ आया अभी? आया कि नहीं? ठीक है, दोनों जो रिब्स है उनके बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, उसको हमने बोला इंटरकोस्टल स्पेस। और जो हमारी चेस्ट कैविटी के अंदर जो स्पेस है इसको हमने बोला थोरेसिक केज, कोस्टल कैविटी, उसको कैविटी बोलेंगे, उसको स्पेस नहीं बोलेंगे। चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी। कैविटी का मीनिंग क्या होता है? एक गुफा लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ओपन, जैसे हम पहाड़ी पे जाते हैं, जंगल पे जाते हैं तो बोलते हैं भाई एलिफेंटा कैव है इधर, है ना, तो गुफा हो गई। कैव मीन गुफा, तो अंदर जो स्पेस है, गुफा है, उसको हम बोलते हैं कैविटी। चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी या कोस्टल कैविटी, इंटरकोस्टल कैविटी, कुछ भी आ जाता है, वो हो जाता है हमारा कैविटी में। फिर नेक्स्ट हमारा इसका 2 वाइकल शाफ्ट ग्रुप।
फिर 2 टर्म और है, उनको ले लेते हैं हम, फिर आज का लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पर। डिसलोकेशन रिप्स, ये क्या है? कॉमन इन द बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इन्वॉल्व क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज फ्रॉम द स्टेर्नम विद रिजल्टिंग पेन स्पेशली ड्यूरिंग डीप इनहेलेशन। इसमें क्या बताया? डिसलोकेशन मतलब अपनी लोकेशन से, जगह से उसकी नॉर्मल जो उसका एनाटॉमिकल लोकेशन है वहाँ से हट जाना, वहाँ से दूसरी जगह पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना। तो क्या बात कर रहे हो आपस में तीनों? क्या होता है डिसलोकेशन रिप्स का? बुक में नहीं देखना है, इधर देख के बताओ। क्या होता है डिसलोकेशन? इधर बताओ मेरे को, बुक में नहीं देखना है। क्या होता है डिसलोकेशन? दोनों क्या बात कर रहे हो आपस में? मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, तुम अपना आपस में कुछ बात किए जा रहे हो। क्या बोला अभी मैंने? कौन सा वर्ड? क्या होता है उसका मीनिंग बताओ जल्दी। क्या होता है? दोनों का नाम आकांक्षी है ना? हाँ, क्या होता है बताओ जल्दी। बोलो क्या होता है इसका मीनिंग डिसलोकेशन ऑफ रिप्स का? बुक में पढ़ करके नहीं बताना है। क्या होता है मीनिंग बताओ जल्दी। किधर ध्यान रहता है तुम्हारा? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। डिसलोकेशन मतलब उसका एनाटॉमिकल जो लोकेशन है उस जगह से, उसकी नॉर्मल जगह से हट जाना, वहाँ से स्लिप हो जाना है कोई जॉइंट का, या कार्टिलेज हो गए हमारे, या हमारी बोन्स का जहाँ पर भी जॉइंट है, जैसे हमारा शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, हमारा ग्रिडल जॉइंट होता है ना। तो जो जॉइंट है हमारा वो लोकेशन की जगह से प्रॉपर वो लोकेशन से डिस्प्लेस हो जाना, अपनी नॉर्मल जो लोकेशन एनाटॉमिकल उसकी जगह है वहाँ से शिफ्ट हो जाना, दूसरी जगह पर खिसक जाना। तो इस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? डिसलोकेशन। या आपका ये बोन में हो सकता है, कार्टिलेज में हो सकता है। तो इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया? डिसलोकेशन। अब यहीं पर आया डिसलोकेटेड रिप्स आया, तो इसमें हमारा क्या होगा? इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज के साथ हमारी ये रिप्स जुड़ी है। तो हो सकता है आप या तो आप डीप ब्रीथ ले रहे हो, या आप स्पोर्ट इंजरी के समय से आप फुटबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो डायरेक्ट आके आपके चेस्ट पे लग गई, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ से आपकी जो रिप्स केज है वो नॉर्मल नहीं रह के वहाँ से उसका साइज हो गया, दूसरी जगह पर वो शिफ्ट हो गई, प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ने की वजह से क्या हो गई? वो अंदर की साइड एम्बेडेड हो गई, अंदर की साइड धंस गई। तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला? डिसलोकेशन ऑफ द रिप्स केज, डिसलोकेशन ऑफ रिप्स। कब? एक तो आपका डीप इनहेलेशन के साथ हो सकता है, या कोई स्पोर्ट्स इंजरी वगैरह हो जाती है आपको, उसकी वजह से आपको क्या होगा? बाद में पेन और स्वेलिंग होगा और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी। जब भी आप ब्रीथ लोगे या डीप ब्रीथ लोगे तो आपको चेस्ट पेन होने लगेगा, या आप थोड़ा सा रनिंग करोगे या सीढ़ियाँ चढ़ कर जाओगे तो आपको डीप ब्रीथ लोगे, तो जैसे डीप ब्रीथ लोगे आपको मसल्स में आपको चेस्ट पेन होने लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेटेड रिब्स। इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिब्स and its cartilage as a result of rib. It a rib may move superiorly overriding the rib above the causing severe pain. इसमें भी हमारा पूरी तरीके से वो सेपरेट हो रही, डिसलोकेशन में थोड़ी सी अपनी लोकेशन से वो थोड़ा सा मिस हो रही थी, पर इसमें सेपरेटेड में होना मतलब उसको पूरी तरीके से अलग करना, उसको स्प्लिट करके सेपरेट हो जा रही वो। तो इस कंडीशन को हमने क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिब्स एंड इस कोस्टल कार्टिलेज। अब कोस्टल कार्टिलेज के साथ वो अटैच थी, पर कुछ इंजरी हुई तो वो कोस्टल कार्टिलेज से हट करके वहाँ से डिस्प्लेस हो गई
उसकी नॉर्मल लोकेशन से हट गई। ऐसे रिजल्ट ऑफ इट ए रिब में मूव सुपीरियरली ओवर राइडिंग द रिब अबव द कॉजिंग सीवियर पेन। या तो इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है कि आपकी जो फर्स्ट रिब्स है, एग्जांपल ये फर्स्ट है, सेकंड मान के चलते हैं, तो यहाँ से कार्टिलेज से हट करके इसके ऊपर ये वाली शिफ्ट हो गई, इसमें इंजरी लगी, कुछ भी इंजरी लगने की वजह से यहाँ से ये फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर होने की वजह से क्या हो गया, हमारी थर्ड रिब्स थी वो सेकेंड के ऊपर शिफ्ट हो गई। तो ऐसा भी इसमें हो सकता है। पर इसके पहले वाली टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था डिसलोकेशन में वो सिर्फ कार्टिलेज से हट करके थोड़ी सी डिसलोकेटेड हुई थी, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है आपका सेपरेटेड हो रही, तो पूरी तरीके से सेपरेट हो गई आपके कार्टिलेज से। और हो सकता है वो सेपरेट होने के बाद यहाँ से फ्रैक्चर होने के बाद, टूटने के बाद वो इस रिब्स के ऊपर भी आ सकती है, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन हो सकता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में हम समझेंगे हमारा डिसऑर्डर ऑफ द एक्सियल स्केलेटल, जिसमें हमारे वर्टिब्रल में कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सीखा है इसमें हमारा स्टेर्नम के बारे में, उसके बाद क्लेविकल के बारे में, रिब्स केज की हमारी कितनी बोन है, उनका पार्टिकुलर फंक्शन क्या है, किस तरीके से कौन सी किससे अटैच है, उसका पार्ट्स क्या है, उस सारी चीज़ों के बारे में हमने समझा। कल के लेक्चर में हम आगे का देखेंगे। ठीक, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।